इस तरह से करते करते उन्होंने 7 टैंक को तोड़ दिया और 58 टैंक उस दिन पाकिस्तान का टूटा था। 58 टैंक टूट गए तो पाकिस्तान जो है ये समझ लीजिए कि एकदम हार के कगार पर पहुंच गया। और 10 सितंबर के बाद पेपर में रोज उनका नाम आने लगा। उस टैंक को तोड़ा है जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, और उस समय उस लड़ाई के समय में उस टैंक की बड़ी चर्चा होती थी कि अजय टैंक है, ये किसी से टूटेगा नहीं, और उसमें होल हो गया और उसके टैंक ने मेरे पापा को जो है शहीद कर दिया। अब तो कई महीनों तक हुजूम हमारे गांव में आता रहा, बड़े बड़े मंत्री लोग आए, सब कुछ मतलब ऐसा हो गया कि एक मतलब उस समय मेरा गांव चर्चे में हो गया। अक्सर मैं देखता हूं कि जिन लोगों को पता नहीं होता है मेरे फादर की हिस्ट्री, वो अपने हिसाब से बोलते हैं। मैं बता दूं कि मेरे पिताजी, मेरे पापा जब शहीद हुए तो मेरी उम्र उस समय 15-16 साल की थी, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पिताजी से, और मैं उनके शहादत के बाद उनका जो ट्रेनिंग सेंटर नसीराबाद है वहाँ पर मैं पढ़ता था। कुछ जानकारियाँ हमको मिलिट्री से भी मिली, कुछ जानकारियाँ पापा से भी मिली हमको। जब पापा हमारे हाथ में थे तो कुछ चीज़ें मिलिट्री के बारे में शेयर करते थे मुझसे। अभी जैसा कि हम उसमें करेक्शन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम काट नहीं रहे हैं। अच्छा, पहले बात तो एक गणेश पाल जी का नाम आया है, उनका कोई रोल नहीं है, न वो मेरे पिताजी के, मेरे पापा के साथी थे। जब आखिरी छुट्टी काट करके मेरे पापा जाने लगे, उस समय कोई इमरजेंसी नहीं थी। जैसा होता है छुट्टी काटने के बाद 2 महीने की छुट्टी आए हुए थे और वापस वो अपने ड्यूटी में जा रहे थे। जब मेरे फादर जो है, एक भोर में ट्रेन जाती है बनारस, उस ट्रेन से वो बनारस जाते थे और बनारस से दूसरी ट्रेन पकड़ कर अपनी ड्यूटी चले जाते थे। उस ट्रेन को पकड़ने के लिए लगभग 4 या 4:30 बजे का टाइम रहा होगा भोर का। पापा हमारे अपने बिस्तर बंद को बांधने लगे। बिस्तर बंद में जो चमड़े का पट्टा होता है, जब उसको खींच रहे थे तो बहुत तेज आवाज करके वो पट्टा टूट गया। क्योंकि मैं पापा के साथ बराबर रहता था, पापा को पहुंचाने, मेरा स्टेशन जो है हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर पर है। मेरे पापा जब जाते थे तो मैं जाता था, मेरे एक चचा थे मोहम्मद झुन्नन उनका नाम है, अभी नहीं है हाथ में, मैं 2 लोग जाते थे। जब वो पट्टा आवाज करके टूट गया तो मेरे पापा ने कहा कि अगर कोई फौजी छुट्टी काट के जाता है और इस किस्म की आवाज़ होती है तो अच्छा नहीं होता है। उन्होंने रोक दिया जाना, अपना पट्टा खोल करके अपना बिस्तरबंद खोल दिया। फिर दोपहर में दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए जब वो जाने लगे, ये गर्मी का दिन था, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जून जुलाई की बात थी, और पापा को पहुंचाने के लिए साइकिल से मैं, चचा, दोनों लोग जा रहे थे पैदल ही, क्योंकि साइकिल पर 3 आदमी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनका बिस्तरबंद भी बना हुआ था। और कुछ दूर चलने के बाद, जिस पर कोई लोड नहीं, अगले टायर पर कोई लोड ही नहीं था, वो भी भ्रष्ट कर गया बहुत तेज आवाज करके। तब मेरे पापा ने कहा कि चलो पापा हम चलते हैं, क्योंकि ये दूसरी बार आवाज हुआ है। तो मैंने पापा से ये बात पूछा कि पापा आप ड्यूटी से लेट तो नहीं हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 1-2 दिन पहले चलता हूँ, रिजर्व रखता हूँ कि अगर कोई केस ऐसा हो जाए तो मैं सही समय से ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ। वापस आ गए वो। वापस आने के बाद अब हम लोग जो है उस तरह से सामान वामान उनका रख दिया गया।
और एक ट्रेन जाती है रात को 8 बजे करीब जाती थी। उस दरमियान मेरे पापा के एक दोस्त थे, उनका नाम है प्रेम कुमार सिंह उर्फ बच्चा सिंह, उनके साथ ज़्यादा रहते थे। उनको उन्होंने बताया कि मैं इस बार वापस नहीं आऊँगा। अपने दोस्त को उन्होंने कहा कि इस बार मैं वापस नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा क्यों बोलते हैं अशुभ बात आप कि हम नहीं वापस आ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पक्का मान लीजिए मैं वापस नहीं आऊँगा। फिर इसके बाद रात में 8 बजे हम लोग उनको ले जाके स्टेशन में अपना गाड़ी का वेट करने लगे बैठ करके। और पापा जो है बार बार हमारे चेहरे को देख रहे थे, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि क्या वजह है। जब वो चले गए, सितंबर में इमरजेंसी लगी। मेरे पापा का प्रमोशन हो गया था, क्वार्टर मास्टर हवलदार थे वो क्लोथिंग देखते थे। जब वो चले गए ड्यूटी में तो कुछ उनका सामान था, एक हमारे गांव के करीब के एसी आर्मी एजुकेशन कोर के हवलदार थे, वो ले आके दिए। तो मम्मी को डाउट हो गया कि कुछ ऐसा तो नहीं घटना घट गई कि इन्होंने अपना सामान, इनका सामान आया है। मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्या हुआ है, तो वो कुछ हमको मतलब ऐसा करके पैसा दिया। उन्होंने कहा कि आपके पापा ने दिया, मम्मी को दे दीजिएगा ताकि उनको यकीन हो जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद जब इमरजेंसी लग गई और 10 सितंबर के बाद पेपर में रोज उनका नाम आने लगा कि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है और उस टैंक को तोड़ा है जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। और उस समय, उस लड़ाई के समय में उस टैंक की बड़ी चर्चा होती थी कि अजय टैंक है, ये किसी से टूटेगा नहीं। और पाकिस्तान इस टैंक के बलबूते पर वो दिल्ली में आके चाय पिएगा। एक चर्चा बन गई थी उस समय उस टैंक के बारे में। मेरे पिताजी कुछ दिन पहले आरसीएल गन की ट्रेनिंग किए थे, इसलिए उनको वहां से पीछे से हटा करके आरसीएल गन पर लगा दिया गया। बाजरे का खेत था, एक खेमकांड सेक्टर है, बेकी पिंड गांव, चीमा गांव है, अभी उसको असल उत्तर के नाम से जाना जाता है। उस गांव को अब असल उत्तर के नाम से जानते हैं लोग। वहां पर ये तैनात हो गए। बाजरे का खेत था, उसमें अपना पोजीशन लिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी को यकीन नहीं था कि इस छोटी सी गन से इतना मजबूत टैंक, जिसका स्टील का 6 mm का चद्दर था, वो टूटेगा। लेकिन अल्लाह का करम, गरीब नवाज के दरबार में बराबर जाते थे, वो इस चीज को भांप लिए थे कि मैं टैंक पर किस जगह गोला मारूंगा कि ये ब्लास्ट कर जाएगा। इस चीज का उन्होंने पूरा अंदाजा लगा लिया था और उस टैंक के उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर इन्होंने फायर करना शुरू कर दिया अपने आरसीएल गन से। और जैसे ही पहला टैंक टूटा, जब वो ब्लास्ट कर गया, तब मेरे पापा को यकीन हो गया कि मैं इसी जगह में टैंक पे मारूंगा तो ये भ्रष्ट हो जाएगा। और इस तरह से करते करते उन्होंने 7 टैंक को तोड़ दिया। 7 टैंक को तोड़ने के बाद जब 7वां इनका फायर हुआ, तो जो टैंक का वो ऑपरेटर था, इनको मतलब देखा तो नहीं, लेकिन बाजरे की हरकत से वो समझ गया कि इसी दिशा से जो है हमारे टैंक के ऊपर फायर हो रहा है। वो जो है उसी एम को लेकर के मेरे पापा पर फायर झोंका और इन्होंने भी फायर किया, दोनों लोग। उस टैंक से मेरे पापा की शहादत हुई, लेकिन
इनके गोले से उस टैंक में 3 सुराख हुआ, क्योंकि इन्होंने भी फायर किया, सेकेंडों के अंतर में डिफरेंस इतना ही था, और इनका जो गोला है वो मेन पॉइंट से हट के बॉडी में 3 जगह लगा और उसमें होल हो गया, और उसके टैंक ने मेरे पापा को जो है शहीद कर दिया। वो टैंक आज भी जबलपुर में रखा हुआ है, मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं, सारी चीज है। उसको मैंने देखा है, 3 सुराख हुए हैं, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं किया। हाँ, अपाहिज जरूर हो गया, जिसको अपाहिज कहते हैं, उसका चैन टूट गया। टैंक जो है चैन पर चलता है, अगर वो चैन टूट जाए तो टैंक मूव नहीं कर पाएगा। और जब ये चीज हुआ तो जितने भी हमारे सैनिक, 4 ग्रेनेडियर्स सबसे आगे थी वहां पर, उस दिशा में उन लोगों ने फायर करना शुरू किया, और 58 टैंक उस दिन पाकिस्तान का टूटा था। 58 टैंक जब टूट गया, उसके बाद मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं बराबर पेपर देखता था, सारी चीज थी मेरे सामने, ऐसा मतलब हो गया था कि ये जो चीज हो रही है ये मेरे सामने हो रही है, मैं एहसास कर रहा था। जब 58 टैंक टूट गए तो पाकिस्तान जो है, ये समझ लीजिए कि एकदम हार के कगार पर पहुंच गया, और ये लड़ाई जो है उसके बाद से एकदम कमजोर हो गई, और लगभग 3-4 दिन के अंदर सीज फायर हो गया, ये लड़ाई खत्म हो गई। और जहां पर पापा को उनका गोला लगा था, उस जगह को वो लोग जब शहादत दिवस वहां मनाते हैं तो एक झंडा लगाते हैं, उस समय इनकी बॉडी को ऐसे दबा दिया गया था। बाद में 100 मीटर अंदर ला करके वहां पर एक बहुत बढ़िया खेमकरण में इनका संगमरमर का पूरा वो बनाया हुआ है मजार, और लगभग 5-6 एकड़ में वो बाउंड्री करके वहां पर बराबर एक गार्ड, 2 मतलब 1 यूनिट तैयार रहती है उसको देखने की। और जब ये शहादत हो गई और केवल नाम आने लगा, तो मेरे दादा ने कहा कि देखो ऐसी सी बात है, अब्दुल हमीद का नाम आ रहा है पेपर में। तो मैंने दादा से कहा ये बात कि दादाजी देखिए, उनके नाम के बहुत लोग आर्मी में होंगे, कोई जरूरी नहीं कि मेरे पापा हों, लेकिन यकीन मानिए मैं उस दिन के बाद से बड़ा परेशान रहने लगा, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे मतलब सोने में धक्का मार रहा हो, पेट में ऐसे मार रहा हो, वो चीज होने लगा। 19 सितंबर को पेपर में पापा के साथ उनका आर्मी नंबर आ गया। जब आर्मी नंबर आ गया तो पेपर जब मेरे सामने आया, हमसे पूछे लोग कि ये बताइए आपके पापा का आर्मी नंबर क्या है, तो मुझे मुजबानी याद था, आज भी याद है, मैंने फौरन बताया। उन लोगों ने उस पेपर को देखा, जब मिलाया तो सटीक वही था। फिर मैंने कहा कि थोड़ा हमको भी पेपर दिखाइए, तो कहा तुम क्या देखोगे बेटा, रहने दो। लेकिन मैं माना नहीं, जब मुझे पेपर दिखाया गया तो मेरे पापा का आर्मी नंबर था। तब मैंने कहा कि ये मेरे पापा ही हैं। तो लोग कहे कि नंबर नहीं बदलता है, मैंने कहा कि नहीं, जब आर्मी में एक बार नंबर जिसको अलॉट हो जाता है वो नंबर चेंज नहीं होता है। ये मैं कंफर्म हो गया कि मेरे पापा हैं। और 20 तारीख को जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे गांव पर आए, हम लोगों को बात बताई, उन्होंने असंतावना दिया, और इसके बाद तो कई महीनों तक हुजूम हमारे गांव में आता रहा। बड़े बड़े मंत्री लोग आए, सब कुछ मतलब ऐसा हो गया कि एक मतलब उस समय मेरा गांव चर्चे में हो गया। धामोपुर एक मशहूर गांव हो गया पापा के वजह से। ये संक्षिप्त बातें हमने, और बहुत लोग गणेश पाल और किसी का नाम लेते हैं, ये ईएमई में थे, मैं भी ईएमई में था, लेकिन ईएमई से हमको वो चीज नहीं हासिल हुआ
जो चक्र होता है इसके बारे में मुझे पापा ने बताया था। एक वो अपनी मतलब इच्छा जाहिर किए हमसे कि देखो फौज में जिसको जो बहुत बहादुरी करता है उसको परमवीर चक्र मिलता है। सेकंड नंबर पर महावीर चक्र बताया, थर्ड नंबर पर वीर चक्र बताया। और ये भी कहा उन्होंने कि जिसको ये परमवीर चक्र मिलता है वो बहुत खुश नसीब होता है, काश मुझको भी मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा था। ये मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। ये शाम का वक्त था, हम लोग खाने पर बैठे हुए थे, यही चर्चा हो रही थी आपस में, क्योंकि मैं 15-16 साल का था। पापा के साथ जो है फुटबॉल, हॉकी सब खेल खेलते थे, सारी जानकारी लेते थे। पापा हमारे ऐसे नहीं थे, वो बहुत मिलनसार थे। बच्चों में, बूढ़ों में, जवान में जो जैसा मिलता था उसके साथ उसी तरह से सलूक करते थे वो। और गांव में बहुत लोग उनको इज्जत देते थे। मेरा परिवार एक ही घराना था हमारा, लेकिन पूरे गांव के लोग सम्मान की नज़र से देखते थे, सम्मान मुझे मिलता था। मेरे गांव की एक हैसियत है। और ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा, बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ये रिकॉर्ड में लेनी चाहिए। जो लोग उल्टा सीधा बताते हैं वो गलत बताते हैं। और ये जो टैंक तोड़ा गया है यही ये टैंक है, जो 8वां टैंक जो है जिसका कि चैन टूट गया, जिसके बॉडी पर होल हो गया। मेरे मोबाइल में सारा चीज़ है। और जिस जीप से उन्होंने मारा है उस जीप को भी मैं जबलपुर, पहले वो नसीराबाद में था, मैं वहीं पर देखा था नसीराबाद में ही। उस जीप को मैं पहले ही देखा था, टैंक को पहले देखा था। लेकिन जब सेंटर हमारा जबलपुर शिफ्ट हो गया तो वहाँ जा कर के, अभी मैं शहादत दिवस से पहले मैं गया था, कमांडेंट ललित कुमार शर्मा साहब थे, मैं उनसे मिला और उन्होंने एक जेसीओ को मेरे साथ लगा दिया और मुझे एक जीप दिए और उनको कहे कि जितना भी इनके पापा का यहाँ पर सब बना हुआ है, यादगार बना हुआ है और म्यूजियम बना है, सब इनको दिखाइए। और अगर कहीं जो मूर्ति लगी है सही नहीं है तो ये बताएंगे, हम उसको भी चेंज कर देंगे। वो सारी चीज़ें मैंने देखा। वहाँ जो म्यूजियम के इंचार्ज थे, मैंने उनसे ये बात पूछा, उन्होंने ये सारी बात मैं रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने कहा कि देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग में मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए, हल्का फुल्का आ जाए कोई बात नहीं। और वो रिकॉर्ड कराए कि कैसे कैसे किया है। और जबलपुर के अंदर तो बहुत शानदार इनका बना है। अभी करोड़ों की लागत से जो है एक डिजिटल म्यूजियम बनने जा रहा है। हमको ललित कुमार शर्मा साहब ने बताया कि आगे आप जब अगली बार आइएगा तो उस म्यूजियम को देखिएगा कि कितना शानदार हमने बनाया है। और उन्होंने ये बात कहा कि आपके पापा ने जो काम किया है, अगर इससे भी कोई बड़ा चक्र होता तो उनको मिलता। उन्होंने ये बात मुझे बताया। और 4 ग्रेनेडियर्स में एक चार्ली आवाज कट गई, आवाज क्या? ये स्विच बंद हो गया। अच्छा सॉरी। 4 ग्रेनेडियर्स में एक चार्ली कंपनी होती है जिसमें मोहम्मडन होते हैं। उस चार्ली कंपनी को असल उत्तर के नाम से जाना जाता है। असल उत्तर का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे कि सटीक जवाब। पाकिस्तान को उन्होंने जो सटीक जवाब दिया उस वजह से जो है इसको असल उत्तर से कहा गया है। और उस समय ग्रेनेडियर्स को एक वो मिला था सर्वदा शक्तिशाली का खिताब। बैच पर लिखा रहता है सर्वदा शक्तिशाली, उस फादर के हमारे इस शहादत के बाद। देखिए हम भारतीय हैं, रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि हमको ये कह दे कि हम पाकिस्तान के हैं। उनसे ज़्यादा हमारा यहाँ पर वजूद है और रहेगा। ठीक है, हम संख्या में कम है, अलग बात है, राजनीति है, ये तो वोटों की राजनीति होती है, जिसकी संख्या बल ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा वोट देते हैं। लेकिन उसकी हमको परवाह नहीं करना है, हमको अपने मिशन को कामयाब करना है और मुल्क की हिफाजत के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हमारी कौम देती रहेगी, हमेशा देती रहेगी। इसके